वेलकम स्टूडेंट्स टू द इक्वेशन इंस्टीट्यूट। माय नेम इज करण सेन और मैं पढ़ाऊंगा बायोलॉजी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द टॉपिक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, इसके जितने भी नीट यूजी के पीवाईक्यूज हम सारे कवर करेंगे। ठीक है ना, जो भी रिलेवेंट होंगे अभी से वो सारे हम लोग कवर करने वाले हैं और जो भी मॉडर्न सिलेबस के अकॉर्डिंग रिलेवेंट पार्ट दिखेंगे हमें पीवाईक्यूज में, वो सारे के सारे हम क्वेश्चंस पिक करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। ठीक, तो आज का हमारा पहला सवाल, ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ऐसी रूट जो बेस ऑफ स्टेम से ओरिजिनेट होती है। अच्छा, मैंने इसमें मॉडिफिकेशंस के भी क्वेश्चंस रख लिए। आई नो वो पार्ट ओमिट हो चुका है, लेकिन उसको पढ़ लेने में दिक्कत क्या है, छोटा सा पोर्शन है, उससे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, तो इजीली उसको पढ़ने में दिक्कत नहीं है, तो हम कर सकते हैं वो पार्ट को, है ना। तो उसके क्वेश्चंस भी पिक कर लिए हैं, ठीक है ना। देखिए, द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होने वाली जो रूट्स है उनको क्या कहते हैं? प्राइमरी, प्रॉप, लेटरल, फाइब्रस। जो रेडिकल से अपीयर होती है वो तो हमारी प्राइमरी रूट कहलाएगी। इवन ये भी फाइब्रस रूट भी रेडिकल से अपीयर होती है, लेकिन बेस ऑफ स्टेम से नहीं होती, उसका अपना एक एक्सिस होता है और उसमें से रूट्स, हेयर्स एंड रूट की ब्रांचेस निकलती है, तो प्राइमरी तो नहीं हो सकता। प्रॉप रूट आर अ टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स जो स्टेम से अपीयर होती है ना, नॉट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। लेटरल रूट्स भी जो है वो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में काम आती है, प्लांट के अंडरग्राउंडली डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो वैसा है, तो वो ये तीनों नहीं आना चाहिए। आंसर विल बी द फाइब्रस रूट, क्योंकि एक टफ फाइबर बन जाता है, गुच्छा बन जाता है फाइबर का फ्रॉम एट द बेस ऑफ द स्टेम। जब वो ओरिजिनेट होता है तो सबसे पहले तो एक ऐसी सिंगल रूट बनती है ना, एक प्लांट की, फिर ये क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है ना, और इसकी जगह जो ये बेस होता है यहाँ पे ढेर सारे फाइबर्स ऐसे 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 निकल के, तो बेस ऑफ स्टेम से ढेर सारी रूट्स का अपीयरेंस जो होता है, ठीक है, वो फाइबरस में होता है। ठीक है, देखिए अगला, न्यूमेटोफोर्स ऑकरेन। न्यूमेटोफोर्स कहां पाए जाते हैं? ऐसे प्लांट्स जो कि मार्शी एरियाज में होंगे, है ना, जैसे किसी ओशन के बैंक साइड, ओशन के किनार पर, है ना, एक कोने पर जहां पर भी फॉरेस्ट वगैरह टाइप या प्लांट टाइप ऑफ एरिया है, तो वहां के जो प्लांट्स है वो उस मार्शी ग्राउंड में डेवलप होने के लिए मॉडिफाइड है, तो उनके अंदर रेस्पायर करने के लिए न्यूमेटोफोर्स डेवलप होते हैं। मतलब कि ये जैसे प्लांट है, ये वाटर सरफेस या मड का सरफेस, ये इसकी रूट है ना, रूट की कुछ ब्रांचेस हैं ऐसी ऐसी जा रही है ना, इनमें से कुछ रूट्स ऐसी ऊपर की तरफ बाहर निकलती है, समझ रहे हो? इनको कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। ये न्यूमेटोफोर्स रेस्पिरेशन में काम करते हैं, ठीक है ना। तो कहां? इनमें से हेलोफाइट्स होंगे वो, न्यूमेटोफोर्स ऑकर इन हेलोफिटिक एरियाज, ठीक है ना। वो कभी भी पूरे फ्री फ्लोटिंग या सबमर्ज प्लांट्स में, कार्निवोर प्लांट्स में तो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। कार्निवोर से मतलब है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है, इनमें नहीं देखने को मिलते, हेलोफाइट्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए अगला, विच प्लांट प्लांट विच प्रोड्यूस characteristic pneumatophores are shown and show vivipary belongs to, अगेन वही सेम क्वेश्चन आ गया, हेलोफाइट्स। देखो लगातार सवाल वही आ रहा है, ठीक है ना। अगला देखिए, स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू। स्वीट पोटैटो अपने आप में क्या है? सबसे पहले तो ये बात करो, होमोलोगस मतलब सेम ओरिजिन, फंक्शन डिफरेंट ना। तो स्वीट पोटैटो जो है वो क्या होता है? वो एक रूट है, ओरिजिन सेम होना चाहिए, सबसे प्राइमरी थिंग। पोटैटो क्या है? पोटैटो एक स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम। कोलोकेशिया इज आल्सो अंडरग्राउंड स्टेम, और जिंजर भी एक अंडरग्राउंड स्टेम है। टर्निप हैज रूट्स, है ना, तो टर्निप जो है ये कहलाएगा, ये होगा इसका, इसमें भी ये रूट ही रहेगा, तो इसलिए आंसर विल बी टर्निप। ठीक है, आंसर क्या होगा? टर्निप। ये तीनों जो है ये तो अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशन है, ठीक है, ये अंडरग्राउंड स्टेम्स है जिसमें फूड स्टोर हो रहा है, उसमें भी फूड स्टोर हो रहा है, इनमें भी फूड स्टोर हो रहा है, लेकिन इसके अंदर जो रूट है वो डिफरेंट है। इसमें लीव्स जो है फूड स्टोर करती है, रूट्स का काम अलग होता है, इसीलिए यहां पर जो काम आएगा टर्निप। ठीक है, आंसर विल बी होमोलॉगस टू स्वीट पोटैटो विल बी टर्निप। क्लियर? देखो अगला, न्यूमेटोफोर्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट ग्रोइंग इन। न्यूमेटोफोर्स किस टाइप के एरिया में ग्रो होने वाले प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक है? अभी बताया था, सलाइन एरिया जहां पर सॉल्टी वाटर होगा, मार्शी ग्राउंड्स होंगे, ऐसी जगह पर ये ग्रो करते हैं हेलोफाइट्स, या फिर राइजोफोरा टाइप ऑफ प्लांट, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे प्लांट जो मार्शी एरियाज में ग्रो होते हैं, मार्शी एरियाज में ग्रो होने वाले प्लांट्स, ठीक है ना। तो आएगा इसमें
सलाइन सॉइल। नेक्स्ट विल बी आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट चुनना है। पहला वाला क्या है, द लीफलेट आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स लाइक सिट्रस एंड बोगनविलिया। सिट्रस और बोगनविलिया के जो कांटे हैं वो लीफ का मॉडिफिकेशन है? नहीं, ये लीफलेट का यहां होना गलत है, ये इसको गलत बनाता है। स्टेम होता तो सही था। एक्चुअली स्टेम का मॉडिफिकेशन है। किसका? स्टेम का, ना कि लीफ का। तो थॉर्न्स ऑफ सिट्रस एंड बोगनविलिया आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम, नॉट लीफ। फिर किसके कांटे लीफ का मॉडिफिकेशन होता है? जो कैक्टस वगैरह होते हैं, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, कैक्टस, ओपनशिया, यूफोर्बिया, इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो लीव्स हैं वो मॉडिफाई हो जाती है कांटों में, ठीक है, स्पाइन्स में। क्लियर? ओके, एक मिनट। या देखिए, तो यहां तक समझ में आया। अगला क्या है? एक्सिलरी बर्ड। अब पहला तो नहीं हो सकता, मेरे जिस भी ऑप्शन में पहला होगा मैं ऑप्शन एलिमिनेट कर लेता हूं जल्दी से। सबसे पहले ये दोनों गए, है ना। मेरे जो दो ऑप्शन बने दोनों में सेकंड पॉइंट है, दोनों में थर्ड पॉइंट है। मैं सेकंड थर्ड फिर क्यों ही पढ़ूं जब दोनों में ये तो करेक्ट ही होगा। ये बात एक लॉजिकल थिंकिंग मेरी बोलती है। पहला मैं 100% श्योर हूं ना कि गलत है, तो मैंने एलिमिनेट कर दिया। और दोनों ऑप्शन में मेरे को सेकंड थर्ड दिख रहे, तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं, दोनों सही निकलने हैं, ठीक है ना। अब बच रहा है एक में सेकंड थर्ड ओनली, एक में फोर्थ और फिफ्थ भी है, ठीक है। तो सेकंड थर्ड तो करेक्ट है। ये बोल रहा है फोर्थ और फिफ्थ भी करेक्ट है। देखो ना, करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट चुनने को बोला था, ठीक है। क्या चुनना था हमें? करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। तो अब फोर्थ फिफ्थ में से एक भी करेक्ट लगेगा तो मेरा समझ में आ जाएगा कि बी सही है, और अगर दोनों ही गलत लगेंगे तो आ जाएगा कि डी सही है। देख लेते फोर्थ फिफ्थ एक बार। राइजोफोरा शो वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट्स दैट हेल्प इन टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। सही बात है। न्यूमेटोफोर्स, अभी बात इसी की तो कर रहे थे हम थोड़ी देर पहले। पिछले कई क्वेश्चंस में हमने इनके बारे में बात करी, है ना। न्यूमेटोफोर्स के बारे में सही तो है ये बात, है ना। तो ये पॉइंट तो करेक्ट लग रहा है। अगला भी देख लेता हूं। सब early growing stems in grass and strawberry help in vegetative propagation। ये भी सही बात है। ओके, तो ये वाला पॉइंट सही है और ये भी सही है। ये तो 100% सही है ही, मुझे पता ही है। तो इस बेसिस पर एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज बी। तो बी वाला लगाऊंगा, सही है ना। तो इस तरह से बी ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया, बाकियों को एलिमिनेट करके। समझ में आया? तो हम जो पता चल गया कि देखो करेक्ट चुनना है, एक गलत मिल गया, वो गलत वाला जहां पे भी ऑप्शन में लिखे वो ऑप्शन ही काट देने का है। लेकिन हाँ, मेरी श्योरिटी 100% होना चाहिए, तब मैं ये कर सकता हूं, ठीक है। तो वो मुझे दिख गया कि 100% रॉन्ग है, लीफलेट नहीं आना चाहिए, स्टेम आना चाहिए, तब मैंने जाके ऑप्शन काट दिया। बाकी बचे ऑप्शन पे सिलेक्ट कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ द थिंग्स विच आर गिवन इन द क्वेश्चन, उसके बेसिस पर। सही है ना। चलो अगला देखो। इन बोगनविलिया थॉर्न्स आर मॉडिफिकेशंस ऑफ। बोगनविलिया के थॉर्न्स किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का। अभी पिछले वाले सवाल में पहले पॉइंट को समझाते टाइम ही मैंने बात लिखी थी, सही है ना। अच्छा, हमने इसमें ये दो पॉइंट्स नहीं पढ़े ना, एक बार पढ़ लेते हैं। एक्सिलरी बर्ड्स फॉर्म स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड टेंड्रिल्स इन कुकुम्बर एंड पंपकिन। सही बात है। एक्सिलरी बर्ड से टेंड्रिल्स बनते हैं, वो जो सपोर्ट करते हैं उसकी वाइन को चढ़ने में या इरेक्ट वे में ऊपर की तरफ क्लाइंब करने में। स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्लैशी इन ओपनशिया एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीव। सही बात है। ओपनशिया का जो स्टेम है वो फ्लैटन हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, फ्लैशी हो जाता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है ना। ठीक है, कैक्टस बोलते हैं कैक्टस इसको। ये भी हो गया हमारा। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन। इनमें से स्टेम का मॉडिफिकेशन कौन नहीं है? ठीक है, पहला ही नहीं दिख रहा है। पिक्चर ऑफ नेपेंथस। नेपेंथस मतलब पिक्चर प्लांट। नेपेंथस किसको बोलते हैं? पिक्चर प्लांट। तो पिक्चर प्लांट का जो पिक्चर होता है, वो घड़े जैसा पिक्चर जो होता है, वो क्या है एक्चुअली? वो एक लीफ है, ठीक है, वो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ है। तो मुझे तो पहले ही लग रहा है। थॉर्न्स ऑफ सिट्रस है, टेंड्रिल्स ऑफ कुकुम्बर अभी पीछे देखा स्टेम मॉडिफिकेशन है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ ओपनशिया ये भी स्टेम है, एक ही है इस पे, दैट इज द पिक्चर ऑफ नेपेंथस। ये क्या है? ये लीफ मॉडिफिकेशन है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में लीफ मॉडिफाई कर जाती है टू कंज्यूम इंसेक्ट्स, ठीक है, फॉर देयर प्रोटीन, मतलब टू फुलफिल देयर प्रोटीन डेफिशिएंसी, टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। ओके, उनको नाइट्रोजन डेफिसिट होता है, उसको फुलफिल करने के लिए करते हैं ऐसा। देखो अगला, स्टेम आर मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स आर नोन एज। स्टेम्स जो है वो फ्लैट ग्रीन स्ट्रक्चर्स हैं, फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स है, और वो लीफ का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बात वही हो रही है किसकी? कैक्टस की, ओपनशिया की।
और ओपनशिया का जो स्टेम होगा उस फ्लैट ग्रीन स्टेम को क्या कहेंगे हम लोग, उसको कहते हैं फाइलोक्लेड। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है साफ साफ, पुरानी एनसीईआरटीज में जब आप मॉडिफिकेशन वाले पार्ट में पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा कि फाइलोक्लेड कहते हैं। ओके, ओल्डर एनसीईआरटीज में गिवन है ये बात, तो फाइलोक्लेड कहते हैं मॉडिफाइड स्टेम्स को। ठीक है, देखो अगला, एन एग्जांपल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज, अंडरग्राउंड स्टेम है और एडिबल भी है, खाते भी हम लोग। ठीक है, ग्राउंडनट नो, ग्राउंडनट के तो सीड्स खाते हैं। पोटैटो इज अ स्टेम, अंडरग्राउंड क्या बोला, स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, हाँ तो पोटैटो इज एन अंडरग्राउंड स्टेम जो एडिबल भी होता है, ठीक लग रहा है। कैरेट रूट है, स्वीट पोटैटो रूट है, आंसर विल बी पोटैटो। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो रूट है ना, ये भी रूट है, ये भी रूट है, इन दोनों के रूट पार्ट्स एडिबल है और इसके सीड्स एडिबल है, यही है जो स्टेम है। उसने पूछा ही सवाल में स्टेम था, है ना, तो इस तरह से आंसर आता है। आगे बढ़ते हैं, देखो, व्हाट इज द आई ऑफ पोटैटो, पोटैटो की आई क्या होती है, उसकी एक्सिलरी बड होती है जिससे वो ग्रो कर सकता है। ठीक है ना, तो आई ऑफ पोटैटो जो है वो उसकी एक्सिलरी बड होती है, याद रखने वाला फैक्ट है बस ये, कुछ भी नहीं है इसमें और। ठीक है, क्या होती है वो, एक्सिलरी बड। देखिए अगला, लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, लीव्स जो है, पत्तियां, लीव्स जो है वो कांटों में बदल गई। किसकी लीव्स कांटों में बदल जाती है, अभी बात करी थी ओपनशिया की, है ना। अरे कैक्टस की लीव्स छोटे छोटे कांटों में बदल जाती है, जो उसके सरफेस पे कांटे हैं उसकी मॉडिफाइड लीव्स है ना। उसके जो स्पाइन्स है दे आर मेड अप, दे आर द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीव्स, नॉट फ्रॉम द स्टेम। स्टेम मॉडिफाई होकर कांटे नहीं बनाती है कैक्टस में, उसमें लीव्स मॉडिफाई होकर कांटे बनाती है। ठीक है, अगला देखेंगे, फाइलोड। फाइलोड क्या होता है, फाइलोड जब देखो कुछ लीव्स होती है जिनका जो पेटियोल होता है, ठीक है, और पेटियोल के ऊपर क्या होता है, लैमिना। लैमिना जो है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, ज्यादा समय तक नहीं रह सकता लैमिना, है ना, तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस भी नहीं करता, शॉर्ट टर्म रहता है और जड़ जाता है। तो जो पेटियोल होता है ना वो चपटा और चौड़ा हो जाता है, मतलब फ्लैटन होकर एक्सपांड हो जाता है और वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करता है, मतलब वो लैमिना का काम करता है। उस पेटियोल के एक्सपांशन के बाद जो वो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर बना है उसको हम लोग फाइलोड कहते हैं, और ये किसमें देखा जाता है, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में। ठीक है ना, तो पेटियोल मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लैमिना, ऐसा होता है किसमें, हमारे ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में, याद रहेगा। देखो इस चैप्टर में एग्जांपल्स बहुत है और जिसको एग्जांपल्स याद होगा वो इस चैप्टर को जीत सकता है। एग्जांपल्स याद करना कैसे भी अपने तरीकों से, टॉपिक से रिजेंबल करो एग्जांपल और उनको याद कर लो, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आपको इस चैप्टर में एग्जांपल्स पे फोकस सबसे ज्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो वर्ल्ड, सिंपल लीव्स, रेटिकुलेट वेनिकेशन, मैंने बहुत सारी बात पढ़ी लेकिन मेरा दिमाग सिर्फ एक पेट का वर्ल्ड, क्यों, क्योंकि मेरे दिमाग में सीधा बोला वर्ल्ड का तो एक एग्जांपल दिया एनसीईआरटी में, क्या दिया है, एल्स्टोनिया दिया है, सही है। यहां कहां ऑप्शन एलिमिनेट करता है, वर्ल्ड, मुझे समझ में आ रहा है वर्ल्ड। देखो तीन तरह के वो अरेंजमेंट्स होते हैं, है ना, एक होता है अल्टरनेट, दूसरा अपोजिट, तीसरा वर्ल्ड। तो वर्ल्ड मतलब जिसके अंदर एक ही नोड पे दो से ज्यादा लीव्स अपीयर होती है, ठीक है। देखो फाइलोटैक्सी में एक होती है जिसपे एक नोड पे एक ही लीफलेट जनरेट हो, इसको बोलते हैं अल्टरनेट। फिर आता है अपोजिट, जिस पे हर नोड से दो लीव्स निकलती है या दो अपेंडेजेस निकलते हैं, और जब एक नोड से दो से ज्यादा अपेंडेजेस निकले तो उसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड। वर्ल्ड का एग्जांपल एक ही दिया है एनसीईआरटी में, दैट इज एल्स्टोनिया, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, एसर्शन रीजन है सवाल। एसर्शन पढ़ते हैं, द फ्लावर इज डिफाइंड एज द मॉडिफाइड शूट, सही बात है, फ्लावर को मॉडिफाइड शूट कहते हैं। वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम, ये बिल्कुल पूरी बात सही है, एनसीईआरटी की लाइन है छपी छपाई सीधी, ठीक है ना। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है, तभी फ्लावर्स बनते हैं, ओके। ये काम होता है, अब जो एनसीईआरटी से बाहर की चीज है, कैसे होता है, ये होता कैसे, इसके बारे में सुन लो बस एक बार, है ना। एक हार्मोन होता है जो प्लांट की रूट्स बनाती है या प्लांट की लीव्स बनाती है, उसको कहते हैं फ्लोरिजन। क्या कहते हैं, लीव्स बनाती है, सॉरी लीव्स नॉट रूट्स, लीव्स बनाती है। क्या कहते हैं उस हार्मोन को, फ्लोरिजन। वो फ्लोरिजन हार्मोन एक्ट करता है ऑन द शूट,
या ऑन द मेरिस्टेमिक एपिकल मेरिस्टेम्स पे काम करता है और उनको मॉडिफाई करता है इनटू द फ्लोरल मेरिस्टेम, और जिसके कारण फ्लावर का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये है इसका लॉजिक। ठीक है, अब देखते हैं आगे, देखते हैं। देखो, इंटरनोड ऑफ द शूट गेट्स कंडेंस्ड टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स। सही बात है, इंटरनोड जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और हर एक जो नोड है उससे फ्लोरल अपेंडेजेस निकलने लगते हैं इंस्टेड ऑफ लीव्स। ठीक है, इसी तरह से एक इन्फ्लोरेसेंस का फॉर्मेशन होता है। ये बिल्कुल इसको डिफाइन करता है और एक्सप्लेन भी करता है, इसीलिए ये बात सही है और ऑप्शन आएगा इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दोनों ही बातें सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, समझ में आया? अगला देखो, साइमोज में जो मेन एक्सिस होता है, ठीक है, पहले तो रेसिमोज साइमोज समझते हैं। ठीक है, टिप हमेशा ग्रो करता रहे, नीचे ओल्डर फ्लावर, ऊपर यंगर फ्लावर। ठीक है ना, इस तरह से। तो एक्सिस हमेशा कैसा है? ग्रोइंग है। ठीक है, किसमें है ये? रेसिमोज में। वेरएज एक्सिस के टिप पर फ्लावर आ जाए, है ना, और फिर उसके नीचे से ब्रांचिंग हो, फिर इन टिप पे भी फ्लावर आ जाए, फिर इसकी ब्रांचिंग हो और इनके टिप पे भी फ्लावर आ जाए। इस टाइप का जब इन्फ्लोरेसेंस होता है, जहां इसका टिप सबसे पहले फ्लावर में कन्वर्ट हुआ, उसको कहते हैं साइमोस। तो यहां साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में टर्मिनेट्स इन फ्लावर आएगा, पहला ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है, देखो, अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं, अनलिमिटेड ग्रोथ रेसिमोस में होती है। बियर्स अ सॉलिटरी फ्लावर नहीं, सिंगल फ्लावर नहीं, देखो एक बंच ऑफ फ्लावर तो बन रहा है। हैज अनलिमिटेड ग्रोथ बट लेटरल ब्रांचेस एंड इन फ्लावर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी गलत है ना। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से क्या करेक्ट है? इन टमेटो फ्रूटिस कैप्सूल सीड ऑफ ऑर्चिड हैव ऑयल रिच एंडोस्पर्म नहीं, जो ऑर्चिड्स होते हैं दे हैव नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। ठीक है ना, तो ये तो गलत हो गया। प्लासेंटेशन इन प्राइमरोज इज बेसल, प्राइमरोज की स्पेलिंग गलत है, प्राइम आर आएगा ना बीच में, एम के बाद आर आएगा। फ्लावर ऑफ ट्यूलिप इज अ मॉडिफाइड शूट, कोई भी फ्लावर ऑफ मॉडिफाइड शूट ही होता है, तो ये बात ठीक लग रही है। फ्लावर कोई भी हो, every flower is a modified shoot, that's why flower of tulip is a modified shoot, ये correct statement है। okay, got it? which of the following is an example of zygomorphic flower? zygomorphic flower मतलब, zygomorphic flower किसको कहते हैं हम लोग? सबसे पहले तो ये बात कर ले, तो zygomorphic वर्ड का मीनिंग होता है जिसमें बायलेटरल सिमेट्री हो। कैसी सिमेट्री हो? बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, और बायलेटरल सिमेट्री हमारे जितने भी एस्टिवेशंस थे उनमें किसमें आती थी? बायलेटरल सिमेट्री आती थी एस्टिवेशंस में, वेक्सिलरी में, है ना। पेपिलियोनेशियस वेक्सिलरी लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो ग्रो होते हैं, और इनमें से लेग्यूमिनस प्लांट्स या वेक्सिलरी को फॉलो करने वाला एक ही एग्जांपल है पी और बीन में होती है ना। तो पी आएगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो स्टैंडर्ड, फिर विंग्स और कील, ये चीजें होती है ना। तो इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस जनरेट होता है जिसमें स्टैंडर्ड, ये क्या है? स्टैंडर्ड। ठीक है, दीज आर विंग्स एंड दिस इज कील। ठीक है ना, इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलता है हमें। क्लियर हुआ? बढ़िया, आगे। तो इसके अंदर, अच्छा एक मिनट रुको, देखो इसके अंदर आप एक ही प्लेन से इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, बस यही वाला प्लेन है। इसके अलावा कहीं से भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होने वाला ये। तो ये बायलेटरल सिमेट्री हुई, इसलिए पी के अंदर कैसी है? बायलेटरल सिमेट्री है। समझ में आया ना अच्छे से? ठीक, देखो अगला, इन अ फ्लोरल फॉर्मूला प्लस स्टैंड्स फॉर जाइगोमॉर्फिक, नो, गलत। प्लस स्टैंड्स फॉर एक्टिनोमॉर्फिक, तो ये तो स्टेटमेंट गलत ही हो गया है, तो मुझे पता ही है, वन तो गलत है। सेकंड पढ़ते हैं, इन अ फ्लोरल फॉर्मूला प्लस स्टैंड्स फॉर एक्टिनोमॉर्फिक नेचर, सही बात है। एंड द फ्लावर ऑफ द फ्लावर एंड जी के नीचे बार है, स्टैंड्स फॉर सुपीरियर ओवरी, सही बात है। जी के नीचे बार इंफीरियर ओवरी हो तो गलत ही है पूरा स्टेटमेंट, और ये वाला पूरा सही है, तो यह स्टेटमेंट सही है। ठीक है ना, सुपीरियर ओवरी को इंडिकेट करता है जी के नीचे बार, जी के ऊपर बार होगा तो इंफीरियर ओवरी, नो बार तो पेरिगाइनस फ्लावर। ठीक है, हाफ इंफीरियर ओवरी, कोई बार नहीं हो। जैसे ये तीन साइंस है, आप देख लो,
एक है जी के नीचे बार, एक है जी और एक है जी के ऊपर बार। ठीक है ना, ये तीन सिंबल्स हैं। जब नीचे होता है तो ये सुपीरियर ओवरी को इंडिकेट करता है, सुपीरियर ओवरी। और जब जी के नीचे या ऊपर बार नहीं हो तो हाफ इंफीरियर ओवरी। और जब ऊपर बार हो तो ये इंडिकेट करता है इंफीरियर ओवरी। ठीक है, देख लीजिए आप। तो इस बेसिस पर ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हुआ। मतलब स्टेटमेंट 2 करेक्ट, स्टेटमेंट 1 फॉल्स। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, बोथ इनकरेक्ट दोनों नहीं हुआ। स्टेटमेंट 1 करेक्ट, 2 फॉल्स नहीं, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट। तो डी आएगा इसका आंसर। ठीक है ना, क्या आएगा? डी आएगा। देखिए अगला सवाल, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दो लिस्ट है, इनको मैच करना है। मैच द कॉलम। अगेन हम लोग मैच द कॉलम तो बहुत आसानी से जल्दी कर ही लेते हैं ना। देखो वेक्सिलरी एस्टिवेशन अभी बात करी थी हमने कि पी बीन जो भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके अंदर आपको वेक्सिलरी देखने को मिलने वाला है, पेपिलोनियस कहते हैं। मतलब ए का तो 3 आने वाला है। ए के 3 वाले ऑप्शंस दिख रहे हैं, अरे बहुत सारे है ना, A3 तो बहुत सारे ऑप्शंस है। अगला कौन सा इजी पकड़ में आने वाली चीज है? एपीफाइलस, एपीफाइलस और एपीपेटलस, ये जल्दी पकड़ में आने वाली चीज है। एपीफाइलस, एपीफाइलस किसको बोलते हैं? जिसमें पेरियंथ के ऊपर स्टामेन ग्रो करता है। स्टामेन कहां ग्रो करता है? पेरियंथ। और इन फ्लावर्स में पेरियंथ एक पे ही है, लिली। लिली ही है जिसके अंदर सेपल और पेटल फ्यूज होकर टेपल मतलब पेरियंथ बनाते, कैलिक्स कोरोला फ्यूज होकर पेरियंथ बनाते हैं। तो इसका मतलब एपीफाइलस का तो एक ही आएगा 4, सी का 4 होना चाहिए। मेरे आंसर में सी का 4 होना चाहिए और ए का 3 होना चाहिए। A3C4, A3C1 नहीं, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। A3C1 अगेन नहीं हो सकता। A2 ये तो हो ही नहीं सकता, हटाइए, पहले ही बच रहा है, एक ही आंसर बच रहा है मेरा, है ना। तो 1 को मार देंगे हम, समझे क्या? सिर्फ 2 से एलिमिनेट आप ऐसे कर सकते हो। अब उसके बेसिस पर आपको दिखी गया कि बाकी किसका क्या जाएगा। सही बात है ना, बी का 1 है ना, एपीपेटलस ब्रिंजल, ब्रिंजल सही बात है। ब्रिंजल के अंदर जो स्टामेन है वो उसकी पेटल पे से ग्रो करता है, तो उसको हम लोग एपीपेटलस फ्लावर कहते हैं। ठीक है ना, तो एपीपेटलस स्टामेन होता है किसमें? ब्रिंजल में। ठीक, देखो अगला, चाइना रोज, मस्टर्ड, प्राइम रोज, मैरीगोल्ड, इनके प्लासेंटेशन से अरेंज करना है इनको। ठीक है ना। अब सबसे इजी वाले से चलते हैं। चाइना रोज का एक्साइल, ठीक है, ए का 3, एक का 3, एक का 3 दो में दिख रहा है, ए का 3 और दोनों में बी का 4 भी दिख रहा है, तो बी का 4 भी मैं अभी मतलब इन दोनों में से ये दोनों तो ऑप्शन मेरे एलिमिनेट ही हो गए ना, सीधी बात है, ये दोनों तो गए। ए का 3 चाइना रोज का एक्साइल होता है। अब ये मेमोराइज करने वाली चीजें, एग्जांपल्स हैं, आपको ये प्लासेंटेशंस की डेफिनेशन और एग्जांपल्स लर्न करने ही पड़ेंगे। तो जब आप लर्न करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्साइल का चाइना रोज होता है। यहां तक तो हमें पता चल ही गया, सही बात है ना। अब बेसल की बात कर लेते हैं, है ना, बेसल भी आसान सा है। ठीक है, तो सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, इनके अंदर होता है बेसल। ठीक है, तो ये आ जाएगा इस पे। ठीक है, डायंथस प्राइमरोज उसके अंदर आता है फ्री सेंट्रल, ये आ गया और ये आ गया, तो ये सारे तो मैच हो गए, है ना। स्टिल ये तो चलो मुझे एग्जांपल याद है इसलिए कर पाया। अगर एक स्टूडेंट की तरह सोचूं तो ये एक्साइल का है, ठीक है ना, अभी एक ही मिला और उसके बेसिस पे मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट करे। अब मैं कोई एक और प्लान करता हूं, मैं एक और कोई सोचता हूं, ठीक है ना। जैसे प्राइम रोज का मैंने सोचा, तो प्राइम रोज जो है मुझे पता है डायंथस प्राइम रोज जो है वो फ्री सेंट्रल के 2 एग्जांपल है, डायंथस और प्राइम रोज में। कोई एक बात ये याद आ गई, तो इन दोनों को मैच किया, तो सी का 1 होना चाहिए मेरे ऑप्शन में, सी का 1 इसमें, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये वाला सही है ना। ऐसे आपको एग्जांपल्स याद होंगे तो आप कर पाओगे फिल्टर। ठीक है, ये हो गया। वैसे तो इसके चारों ही ढंग से याद रह जाते हैं, है ना। तो मैरीगोल्ड का बेसल आ जाएगा, इसका ही आ जाएगा, इस तरह से आप बिल्कुल इसको निकाल सकते हैं। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। इनमें से एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कौन है? ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कौन होता है? ऐसा फ्लावर जो कि, क्या बोला मैंने? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर ऐसा फ्लावर जो कि मतलब रेडियल सिमेट्री फॉलो करे। क्या फॉलो करे? रेडियल सिमेट्री। ठीक है, अच्छा, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के एग्जांपल्स होते हैं पी, बीन, केसिया, गुलमोहर। क्या क्या?
पी, बीन, केसिया, गुलमोहर, ये 4 दिए हुए एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, लेग्यूमिनस फैमिली में सारे, और साथ ही साथ आप बोल लो केसिया, गुलमोहर। ठीक है ना, तो ये सारे आ जाएंगे हमारे पी, बीन, केसिया, गुलमोहर किसमें, हमारे जाइगोमॉर्फिक के अंदर। ठीक है, और उसके अलावा जो बचेंगे वो सारे आ जाएंगे इधर। ठीक है ना, तो आंसर शुड बी धतूरा। वाई? बिकॉज देखो केसिया जो है, केसिया भी इधर ही आ जाएगा, पाइजम आ जाएगा, सेस्बेनिया आ जाएगा, ये सारे के सारे जाइगोमॉर्फिक है। धतूरा डायरेक्टली भी पढ़ोगे तो आपको एग्जांपल में मिल जाएगा, चिली, धतूरा, ये सब क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। चिली, धतूरा, है ना, ये एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जांपल्स हैं, आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में डायरेक्ट। अगला देखो, अब ये डायग्राम, आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे तो ये दोनों ही है पेरिगाइनस, ये भी और ये भी, ए और बी दोनों ही पेरिगाइनस है। डायग्राम के नीचे जो लाइन है ना उसमें पढ़ना आप, है ना। तो ए वाला जो है इसके पहले जो बना हुआ था, ठीक है, उसमें दिया है वो सुपीरियर ओवरी वाला हाइपोगाइनस, फिर ये दोनों पेरिगाइनस, और इसके बाद आ जाएगा एक जिसके अंदर ओवरी थैलेमस के अंदर कवर्ड सी बनी हुई है, वो आ जाता है एपिगाइनस का। ये दोनों पेरिगाइनस के, तो आंसर विल बी योर ऑप्शन डी, डी वाला ऑप्शन आएगा इसका आंसर, पेरिगाइनस, पेरिगाइनस, ए और बी दोनों ही पेरिगाइनस है यहाँ पर। ठीक है ना। अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन दिखेंगे, इसमें से बी और सी मतलब ये दोनों जो है, दोनों को पेरिगाइनस बोला, तो यहां पर ये ए और बी नाम से टर्म्ड है, तो दीज बोथ आर पेरिगाइनस। क्लियर? देखो रिसेंट ईयर का ही सवाल है। आगे देखते हैं, तो मैच द कॉलम है रोज एस्टिमेशन। अरे कुछ इन लोगों ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, ये यहां पर लिख दिए हैं, एक्चुअली ये इसका पार्ट था, टाइपिंग एरर हो गया। ठीक है, फिर वैसे पी फ्लावर नहीं, पेरिगाइनस फ्लावर, वैसे मैंगो प्लासेंटेशन नहीं, ठीक है, मार्जिनल प्लासेंटेशन, ये यहां आने चाहिए था, इनको यहां आना चाहिए था। चलो अब मैच कर लो, अब तो कर दिया करेक्ट। कैसे करोगे, लगाओ दिमाग। ठीक है, पेरिगाइनस के एग्जांपल याद रखना बहुत आसान है, प्लम, रोज, पीच। क्या क्या, प्लम, रोज और पीच। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो रोज को पेरिगाइनस से मैच कर दूंगा, और मुझे मालूम है मैंगो इज अ फ्रूट विच इज ड्रूप। ओके, तो मैंगो ही यहां पे ड्रूप दिख रहा है, ड्रूप का इनके अलावा कोई और नहीं आ सकता, तो इसीलिए मैंने इसको इससे मैच किया। सही बात है, मैंने 2 मैच कर लिया, अब इन 2 के बेसिस पर निकाल के देखता हूं, A2 और D3, A2 D3, A2 D3। ठीक है, A1 दिया है गलत, A4 दिया है, हो ही नहीं सकता, A2 दिया है और D का 1 दिया है, तो ये भी नहीं हो सकता। A की आंसर दिख रहा है मुझे, A2 D3 फॉलो करता हुआ, सिर्फ उसके बेसिस पर हम निकाल सकते हैं। अच्छा, ये इतना आसान था, चलो मेरे को तो A का भी नहीं पता होता ना अगर ये, तो सिर्फ मैं D3, मतलब मैंगो इज अ ड्रूप फ्रूट, इनमें से मैंगो किसी और से मैच भी नहीं होता, देख लो एक बार नजर मार के, मैंगो इज अ ड्रूप फ्रूट, बस D के 3 पे मैच कर सकता था मैं इसको, D से 3 का मैच करके भी मैं इसको निकाल सकता था, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता था। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं, मोनोडेल्फस, डायोडेल्फस, पॉलीडेल्फस और एपीफाइलस। और यहां पर अगेन वही मैं, मेरी वाली ट्रिक है ना, देखो फाइलस पेरियंथ की बात हो रही है, पेरियंथ लिली, जहां पे भी पेरियंथ की बात हुई है या फाइलस की बात हुई है, वहां लिली के अलावा कोई एग्जांपल ही नहीं है हमारी एनसीईआरटी में, तो इनको तो मैं आंख मूंद के मैच करूंगा। D3, देखो D3, अरे यार 3 ऑप्शंस में, कोई बात नहीं, एक तो एलिमिनेट हुआ, एक को तो हटाओ, सही बात है ना। अब अगले पे आएंगे, जो P है वो डायोडेल्फस होता है, ठीक है, ये याद है, याद रखने वाली बात है, और चाइना रोज मोनोडेल्फस होता है, ठीक है, ये याद रखने वाली चीजें हैं सारी। ठीक है, इस तरह से मैच होगा ये, ठीक, मोनोडेल्फस, चाइना रोज, तो ए का 4 भी मुझे 2 में दिख रहा है, A4 D3 मुझे 2 में दिख रहा है, ठीक है ना। फिर डायोडेल्फस इज P, तो B2 भी होना चाहिए, A4 D3 B2, एक ही दिख रहा है ऑप्शन। अब मेरा आंसर आया, मतलब इस वाले में आप लोग ट्रिक लगा लगो के काम नहीं कर सकते थे, इसमें आपको सारे पता होते तो ही आप सॉल्व कर सकते थे, नहीं तो एटलीस्ट इन 4 में से 3 तो पता होने ही चाहिए थे, तब जाके आप इसको सॉल्व कर पाते। ठीक है ना, क्योंकि देखो ये B2 के भी 2 ऑप्शंस है, तो यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होना बिल्कुल लाजमी चीज थी, इसीलिए इसके चारों जब पता होंगे या 4 में से 3 पता होंगे तब आप निकाल सकते थे, अदरवाइज ये निकालना मुश्किल होता। ठीक है, इट वॉज अ गुड क्वेश्चन। अगला देखते हैं, अगला है कैलोट्रोपिस में एस्टिवेशन कौन सा होता है। ठीक है, कैलोट्रोपिस का एस्टिवेशन पूछ रहे हैं ये, ठीक है, कैलोट्रोपिस में इम्ब्रिकेट, ट्विस्टेड, वेलवेट और वेक्सिलरी,
इनमें से कौन सा एस्टिवेशन होगा? कैलोट्रोपिस एग्जिबिट वेलवेट एस्टिवेशन, द फर्स्ट वन। ठीक है, एग्जांपल है, डायरेक्टली याद करना है हमें, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, जो एग्जांपल है उसको सीधा सीधा याद रखेंगे। ओके, देखिए अगला, इन अ पी फ्लावर 5 petals are arranged in a specialized manner with 1 posterior, 2 lateral and 2 anterior. These are named as, ठीक है, पी फ्लावर। सबसे पहले तो एस्टिवेशन कौन सा होगा ये बात करें, तो इसमें एस्टिवेशन जो मुझे देखने को मिलेगा वो होगा वेक्सिलरी। क्या क्या? वेक्सिलरी। और वेक्सिलरी एस्टिवेशन में जो पोस्टीरियर सबसे बड़ा लीफ होता है, ठीक है, एक, ये दो, फिर दो, ये दोनों फ्यूज्ड है ना। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड। ये साइड वाले दोनों को विंग और इसको कील। ये इस तरह से इनके नाम रखे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां आपने देखा कि स्टैंडर्ड विंग एंड कील ये इनके नाम है। आंसर विल बी स्टैंडर्ड विंग्स एंड कील, बी ऑप्शन। ठीक है, वही सेट हो रहा है, क्योंकि इसको कील नहीं, गलत हो जाएगा। उन्होंने रेस्पेक्टिवली एक सीक्वेंस में नाम पूछे हैं। सबसे पहले क्या पूछा है? एक जो सिंगल पोस्टीरियर होता है उसको कहते हैं स्टैंडर्ड, ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये वाला एंटीरियर पार्ट है ना। तो इसको कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड। फिर दो लेटरल, साइड में जो दो है, लेटरल जो दो है उसको क्या कहूंगा मैं? विंग्स। और एंटीरियर पार्ट पे जो दो फ्यूज्ड है उनको क्या कहूंगा मैं? कील। इस तरह से इनके नाम रखे जाएंगे। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सी और बी में कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आंसर विल बी बी, नॉट सी। क्यों? क्योंकि उसमें सीक्वेंस अलग है ना। कील उसने पहले बोल दिया है, पोस्टीरियर एंड पे स्टैंडर्ड होता है और एंटीरियर एंड पे कील होता है और लेटरल साइड पे विंग्स होते हैं। याद रहेगा? चलिए देखिए अगला, जाइगोमॉर्फिक हाइपोगाइनस मैच द कॉलम है, किससे? एग्जांपल से मैच करना है। ठीक है, इजी वाला सबसे जल्दी पकड़ेंगे हम लोग, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक के एग्जांपल याद कराओ जल्दी से मुझे, चलो बोलो जाइगोमॉर्फिक के एग्जांपल क्या होते हैं? जाइगोमॉर्फिक के एग्जांपल होते हैं पी, बीन, केसिया, गुलमोहर। क्या क्या? पी, बीन, केसिया और गुलमोहर, ये 4 एग्जांपल्स हैं इसके, है ना। इनमें से कोई दिख रहा है क्या इधर? हाँ ये रहा, ठीक है। तो जाइगोमॉर्फिक तो सबसे पहले मैच हो गया। अब पेरिगाइनस के भी एग्जांपल बहुत जल्दी से याद हो जाते हैं, दैट इज प्लमरोज पीच। क्या? प्लमरोज पीच, ये भी मैच कर दिया। 2 मिल गए। अब 2 के बेसिस पर ऑप्शन फिल्टर करके देखें, जरूरी नहीं है सारे करूं, आते तो पता है मुझे, तो सारे पता है, लेकिन आप लोगों को अगर मान लो कम भी आता है तो उस बेसिस पर कैसे निकाल सकते हो वो सिखा रहा हूं मैच द कॉलम में। देखो, तो 2 मुझे पता है, बाकी नहीं पता, ऑप्शन में एलिमिनेट करके देख लो, ठीक है। A3, जिसमें A3 नहीं हो ऑप्शन काटो सबसे पहले तो, ठीक है। 1 गया, 2 गया, 3 गए, 3 गए, एक ही बच रहा है, मतलब मैं सिर्फ एक से भी सॉल्व कर सकता था इसको, ठीक है ना। अगला B का 1, C का 2 सही मैच हुआ, जो मेरा दूसरा वाला मैच हो रहा था, और D का 4, है ना, अपने आप मैच हो गया बाकी का। ये सही है कि नहीं? देख लो, B का 1 मतलब हाइपोगाइनस मस्टर्ड, एग्जाम्पल है उसका, सही बात है। और एपिगाइनस का क्यूकंबर। क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं एपिगाइनस के? गुआवा, क्यूकंबर और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। क्या क्या? गुआवा, क्यूकंबर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। बस इसी बेसिस पर हमने एपिगाइनस इसको मार दिया। तो ये हमारे जो भी है हमें याद हो जाते हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इजीली याद हो जाते हैं, है ना। एग्जांपल से जिसको रट गए वो सवाल सॉल्व कर लेगा, ऐसी बात है। यहां तक क्लियर? चलिए अगला देखें। एक्साइल प्लासेंटेशन किसमें होता है? एक्साइल प्लासेंटेशन की बात करो, एग्जांपल बोलते हैं एक्साइल प्लासेंटेशन के, तो क्या क्या आते हैं एग्जांपल? हमने जो एनसीईआरटी में पढ़े हैं वो है चाइना रोज, ठीक है, फिर टमेटो एंड लेमन, ठीक है। ये एग्जांपल हमने एनसीईआरटी में पढ़े हुए हैं, चाइना रोज, टमेटो एंड लेमन। ये कौन सा ऑप्शन इनमें से मैच हो रहा है वो देख लेते हैं। अरे बीन तो हो नहीं सकता, बीन्स में तो वो होगा मार्जिनल, है ना, तो ये वाला ऑप्शन तो चले जाएगा। चलो देखो, इसमें तो कोई भी नहीं मिल रहा, प्राइम रोज है, दूसरे का मैच ही नहीं होगा, ठीक है। यहां पर उसके बाद डायंथस, डायंथस भी हम जानते हैं किसमें आता है, फ्री सेंट्रल में आता है, इसको भी हटा दो। डायंथस, प्राइम रोज दोनों फ्री सेंट्रल के हैं। ये गया, ये गया, यहाँ पी भी मार्जिनल का है, ये भी हम जानते गया। बीन, बीन भी मार्जिनल में जाएगा, जहां पी वहां बीन, पी और बीन साथ में ही ट्रैवल करते हैं ना, दोनों एक ही ग्रुप को बिलोंग करने वाले, दैट्स व्हाई। तो इसीलिए ये 3 ऑप्शन तो मुझे एलिमिनेट होते हुए दिख रहा है। बीन यहां पर भी है तो ये भी जाएगा।
इसी में दिख रहा है, चाइना रोज भी दिख रहा है, लेमन भी दिख रहा है, टमेटो की जगह पेट्यूनिया है। अब वी डोंट नो कि पेट्यूनिया हो सकता है या नहीं, बट ये 3 नहीं हो सकते, ये बात तो मैं श्योर हूं लेकर। सही बात है ना? तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन आएगा। हम हमारे नॉलेज के बेसिस पर ये तो कंफर्म हो गया ना कि 3 ऑप्शन नहीं हो सकते, इसीलिए जो बच्चा है वही आंसर होगा। 3 एलिमिनेट कर लिया हमने। सही है ना? देखो अगला, द फ्लावर ऑफ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन। कौन से प्लांट है जिनमें जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं? जाइगोमॉर्फिक के एग्जांपल्स याद करें। ठीक है, बोले जल्दी। जाइगोमॉर्फिक के एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जाइगोमॉर्फिक के एग्जांपल्स हैं पी, बीन, केशिया और गुलमोहर। ये 4 एग्जांपल्स हैं जो किसके हैं? ये 4 एग्जांपल्स हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स के। ठीक है, अब जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स के 4 एग्जांपल कौन कौन से सेट हो रहे हैं इसमें देख लो। गुलमोहर मिल गया, एक केशिया मिल गया, इसके अलावा मस्टर्ड, चिली, दातूरा, ये सब तो एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जांपल दिख रहे हैं। तो सिर्फ 2 ही मिले, कौन? 2 3 2 3 है क्या कोई ऑप्शन? पहले ही वाला है, समझे? ठीक है, बाकी किसी ऑप्शन में 2 और 3 साथ में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, लेकिन इसमें मस्टर्ड भी आ रहा है। और मस्टर्ड हम जानते हैं कि मस्टर्ड इज एन एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। वो कैसा है? एक्टिनोमॉर्फिक, इसलिए ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शो वेक्सिलरी एस्टिवेशन एंड डायडेल्फस स्टामेन? किस किस में होता है वेक्सिलरी एस्टिवेशन? वेक्सिलरी एस्टिवेशन पी बीन, हम लोग एग्जांपल में देखते हैं ना पी। ठीक है, तो पी में होता है। डायडेल्फस, हाँ अगेन पेपिलिनेशियस फैमिली जो पूरी है, पूरे लेग्यूमिनोसी में जो भी आते हैं ग्रुप में, है ना, लेग्यूमिनोसी फैमिली को बिलोंग करने वाले सारे मेंबर्स डायडेल्फस होते हैं, है ना। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं पी बीन इनका लग रहा है। और एग्जांपल में मुझे पाइजम सटाइवम दिख जाए, जिसको मैं गार्डन पी या पी प्लांट बोलता हूं, सीधी बात, तो जब मिल गया सीधा सीधा, है ना, देखा पाइजम सटाइवम मतलब क्या होता है? पी प्लांट। ठीक है, देखो 2022 का क्वेश्चन है, इतना सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, अगेन 22 का क्वेश्चन, इम्ब्रिकेट, वेलवेट, वेक्सिलर, ट्विस्टेड एस्टिवेशंस और उनके एग्जांपल से मैच करना। इजी वाले डायरेक्ट पहले कर दूंगा, वेक्सिलरी से बीन को मैच कर दूंगा। सही बात है कि नहीं? वेक्सिलरी से बीन को मैच कर दिया। और वैसे ही अभी एक और मैच किया था हमने, याद करो किसको मैच किया था? हमने कैलोट्रोपिस को मैच किया था वेलवेट से। थोड़ी देर पहले, कुछ क्वेश्चंस पहले देखा था कि वेलवेट का एक ही एग्जांपल कैलोट्रोपिस हमने एनसीईआरटी में स्टडी किया है ना। तो ये 2 मैच कर दिए, 2 के बेसिस पर क्या बन रहा है? B1 और C4 किसमें? B1 2 में, तो पहले 2 ऑप्शन गए, A और D गया। अब ये B1 इनमें और C4 कहां गया? C4 है ना, हाँ C4 ये रहा। थर्ड वाले में तो थर्ड इज माय आंसर, मैंने 2 निकाले, उसके बेसिस पर आंसर निकाल लिया। सही है ना? तो मैच द कॉलम ये और आसान हो जाते हैं हमारे लिए। ऐसा है कि ये भले आपको लगेगा कि रीडिंग में टाइम कंज्यूमिंग है, बट ये बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, ये नंबर स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप इन्हें ढंग से करते हो। और थोड़ा नॉलेज आपका परफेक्ट भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है रैंडम चल जाएगा सब कुछ। देखो नॉलेज बिना तो कुछ नहीं होना है, आप जब तक मेमोराइज नहीं करोगे एग्जाम्पल तब तक तो कुछ होना ही नहीं है। बट स्टिल अगर आपको थोड़ा बहुत भी है, बेसिक भी आने लगे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को और आसानी से बना सकते हो। मैच द कॉलम तो और आसानी से बन जाते हैं। ठीक है, अगला देखो, डायडेल्फस स्टामेन किसमें होता है? अभी बात करी थी हमने, डायडेल्फस स्टामेन किसमें होता है? पूरी लेग्यूमिनोसी फैमिली में। तो लेग्यूमिनोसी का कोई मेंबर दिख रहा है क्या यहां पर? चाइना रोज नहीं, चाइना रोज नहीं, है ना, सिट्रस भी नहीं, पी प्लांट दिख रहा है मुझे तो। पी प्लांट ऐसा प्लांट है जो कि लेग्यूमिनोसी को बिलोंग करता है। ठीक है, और लेग्यूमिनस प्लांट होने के साथ साथ ये डायडेल्फस भी होगा। ठीक, रेफ्लोरेट्स किसके? सनफ्लावर के, है ना। तो रेफ्लोरेट्स किसमें पाए जाते हैं? सनफ्लावर में। ठीक है, सनफ्लावर 2 टाइप के जैसे होते हैं, एक तो रेफ्लोरेट, एक डिस्क फ्लोरेट। ठीक है, यहां रेफ्लोरेट की बात की, रेफ्लोरेट्स हैव। ठीक है, पहली बात तो ये आएंगे किसमें? रेफ्लोरेट्स की बात कर रहे हैं, मतलब ये बात कर रहे हैं सनफ्लावर की। और सनफ्लावर बिलोंग्स टू किसका एग्जांपल है सनफ्लावर? बताओ। सनफ्लावर इज एन एग्जांपल ऑफ एपिगाइनस ओवरी। एपिगाइनस, और एपिगाइनस का क्या मतलब होता है? इंफीरियर ओवरी। समझे ना?
तो एपिगाइनस या इंफीरियर ओवरी का एग्जांपल है। इनमें दिख रहा है कहीं ऑप्शन में एपिगाइनस या इंफीरियर? इंफीरियर दिख गया तो डी पे टिक मार दो, इजी। क्या क्या एग्जांपल होते हैं पहले तो एपिगाइनस के, वो भी देख लेते हैं सारे साथ साथ में हम लोग, है ना। गुआवा, क्यूकम्बर और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ये 3 एग्जांपल दिए हुए एनसीईआरटी में, है ना। क्या क्या एग्जांपल दिए हैं? गुआवा, फिर रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर और क्यूकम्बर, 3 एग्जांपल्स हमें याद रखने जो एपिगाइनस में आते हैं। वैसे ही पेरीगाइनस में क्या क्या एग्जांपल्स आएंगे? प्लम, रोज, पीच, ठीक है। इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं इन्हें। देखो अगला, द ओवरीज हाफ इंफीरियर। हाफ इंफीरियर का मतलब ही होता है पेरीगाइनस, अभी अभी मैंने बताया ही था आपको, ठीक है। और पेरीगाइनस के एग्जाम्पल हैं प्लम, रोज एंड पीच। क्या क्या? प्लम, रोज एंड पीच। कोई एग्जांपल दिख रहा है इनमें से? मस्टर्ड, सनफ्लावर, ब्रिंजल, प्लम। प्लम मिल गया, मार दो आंसर, सही है ना। देखो अगला, मैच द प्लासेंटल टाइप्स कॉलम 1 विद देयर एग्जांपल्स कॉलम 2। तो कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है हमें, ठीक है ना। तो बेसल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल के एग्जांपल बहुत इजी डायरेक्ट याद हो जाते हैं, क्या? डायंथस और प्राइमरोज। तो ये मार दो सबसे पहले तो इसको डायंथस पे, ठीक है। हम 25 बार पढ़ चुके हैं कि एक्साइल जो है वो चाइना रोज है। एक्साइल चाइना रोज, एक्साइल चाइना रोज, है ना। चाइना रोज, टमेटो, लेमन, ये एग्जांपल हम देखते रहते हैं ना, तो ये इधर आ गया। अब इसके अलावा बेसल वैसे 2 पे करके देखते हैं हम लोग, जो हमें 2 याद है उनके बेसिस पर। B2 और D3 है क्या? B2 D3, B2 2 में है, D3 एक ही में है। हम बस D3 भी पकड़ लेते तो हमारा आंसर था, सही है ना। तो B2 D3 एक ही ऑप्शन में, दैट इज D, तो D पे टिक मार देंगे, सही बात है ना। तो ऐसे ही 1 या 2 सॉल्व करके आप काम चला सकते हो। यहां तो मुझे 1 से भी मिल जाता अगर मुझे D3 पता होता। हाँ, B2 से नहीं मिलता, लेकिन D3 की मदद से बहुत आसानी से मिल जाता है, ये सही बात है ना। सिर्फ D3 के बेसिस पर मिल जाता है आंसर। बाकी का तो अब समझ में आ ही जाएगा कि किसका क्या है। जो बेसल है उसका सनफ्लावर है, पेराइटल का मस्टर्ड है, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। एग्जांपल सबके ही लर्न करने, लेकिन आप 1-2 की मदद से सॉल्व कर सकते हो जल्दी, ऐसा। प्लासेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। इनर वॉल मतलब जैसे ऐसा कुछ है, ये ओवरी की इनर वॉल पर ओव्यूल ग्रो कर रहे हैं, पेरिफेरल पार्ट पर, ठीक है। इनर वॉल या पेरिफेरल पार्ट पर ओव्यूल ग्रो कर रहे हैं। किसमें होता है ऐसा किसमें होता है? मार्जिनल में नहीं, एक्साइल में उसमें भी नहीं, पेरीफेरी पे ग्रो कर रहे हैं, पेराइटल में। आंसर विल बी पेराइटल। क्या है आंसर? पेराइटल के अंदर ऐसा होता है कि ये पेरीफेरी पर ग्रो करते हैं। फ्री सेंट्रल तो ऐसा कुछ होता है कि यहाँ बीच में इसके प्लासेंटा से ओव्यूल जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 मल्टीपल, मतलब जितने भी हो सेंट्रल रीजन में अवेलेबल हो, है ना। तो इसीलिए ये तो नहीं, ये इस टाइप का आएगा, और ये क्या होता है? पेराइटल होता है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखें। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टामेन इज अटैच्ड टू द। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट जो होता है स्टामेन का, वो किससे अटैच होता है? जैसे एक फ्लावर है, तो ये है एक फ्लावर का सिंपल सा डायग्राम, जल्दी से बना लेते हैं हम लोग, है ना। यहां से निकलता है और ये स्टामेन अटैच होता है। ठीक, यहां के दिख रहा है मुझे कार्पेल, है ना। तो इसमें जो स्टामेन है, स्टामेन का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा 2 जगह से अटैचमेंट है। ये वाले पार्ट को कहता हूं मैं डिस्टल एंड, और ये जहां से ओरिजिन हो रहा है इस पॉइंट को कहता हूं मैं प्रॉक्सिमल एंड। क्या पूछ रहा सवाल में अभी? प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट किससे अटैच होता है ना। तो वो होता है थैलेमस से। देखो नहीं, नीचे क्या है? थैलेमस। कई बच्चे इस सवाल में एंथर माराते हैं, ठीक है। कई बच्चों को ये एंथर, फिलामेंट किससे अटैच होता है सबको समझ में आता है, स्टामेन के अंदर फिलामेंट एंथर से अटैच होता है, लेकिन वो पूछ कौन से एंड का है ये भी तो देखो सवाल में पहले, प्रॉक्सिमल या डिस्टल। प्रॉक्सिमल एंड इज फ्रॉम द थैलेमस एंड डिस्टल एंड इज फ्रॉम द एंथर। समझ में आया है ना? इस तरह से सवाल चलेगा। देखो अगला,
पेरिगाइनस फ्लावर, अगेन वही पेरिगाइनस में क्या क्या आते हैं, प्लमरोज पीच, देखो कोई दिख रहा है क्या प्लमरोज पीच में से, दिख गया रोज, तो लगाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे कितना पूछ लिया यार इन लोगों ने, है ना। प्लासेंटेशन और ये टाइप्स ऑफ फ्लावर, इनमें बहुत पूछा है, और साथ ही साथ उससे भी एस्टिवेशन से भी, इनसे अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये अच्छे टॉपिक्स है इस चैप्टर के। एक्साइल प्लासेंटेशन किसमें होता है, एक्साइल प्लासेंटेशन के एग्जांपल अगर मैं सर्च करूं फटाफट, तो एक्साइल में कौन कौन आते हैं, चाइना रोज, टमेटो, लेमन, दिखा कोई, दिख गया तो लगा दो, और क्या करोगे, आगे बढ़ोगे, है ना। When the margins of sepal or petal overlap one another without any particular direction, अगर एक सिंगल डायरेक्शन में होते तो ट्विस्टेड होता, लेकिन विदाउट पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है तो इम्ब्रिकेट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, इम्ब्रिकेट। ओवरलैपिंग हो रही है विदाउट एनी डायरेक्शन तो क्या कहलाती है, इम्ब्रिकेट। सही है ना। प्लासेंटेशन इन टमेटो लेमन, अभी बात करी थी हमने, क्या एक्साइल, लगाओ फटाफट, ऐसे सवाल पे हमें 5 सेकंड भी खर्चा नहीं करने। फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन, ठीक है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कौन सा है इनमें से, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक के एग्जांपल्स अभी हमने बात करी थी, क्या 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 क्या, पी, बीन, केसिया, गुलमोहर। कोई दिख रहा है, पी, बीन, केसिया, गुलमोहर में से गुलमोहर दिख रहा है मुझे, सही है ना। ये भी इजी क्वेश्चन। अगला देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स द प्लासेंटेशन इन डायंथस। पहले तो डायंथस में कौन सा होता है ये बात कर लो। डायंथस में जो प्लासेंटेशन होता है वो है फ्री सेंट्रल। कौन सा है, फ्री सेंट्रल। इनमें से कौन सा डायग्राम है फ्री सेंट्रल का, सी वाला, सही है ना। तो एग्जांपल के बेसिस पर ही बस ये तुरंत निकल सकता है, फ्री सेंट्रल है, फ्री सेंट्रल का डायग्राम देख लिया, कौन सा, ये वाला, कंफर्म है ना। इस तरह से बहुत आसान से क्वेश्चन से जो बनाए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। अगला देखें, द ओवरीज हाफ इंफीरियर, अगेन पेरिगाइनस, ठीक है। हाफ इंफीरियर का मतलब ही क्या होता है, पेरिगाइनस। पेरिगाइनस के एग्जांपल प्लम, रोज, पीच, बोल बोल के थक गया हूं मैं, पीच, ठीक। देखिए अगला, इन अ यूनिलोक्युलर ओवरी विद अ सिंगल ओव्यूल प्लासेंटेशन इज, ठीक है, यूनिलोक्युलर ओवरी है, उसमें सिंगल ओव्यूल है। एक सिंगल ओव्यूल वाला हमेशा कैसा बनता है, बेसल बनता है। यूनिलोक्युलर ओवरी विद सिंगल ओव्यूल इज बेसल। यूनिलोक्युलर ओवरी विद सिंगल ओव्यूल इज ऑलवेज बेसल, ठीक है। या बेसल की डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा उसमें, तो आंसर इज बेसल, ठीक है। सनफ्लावर वगैरह एग्जांपल है, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, बेसल के एग्जांपल आ जाएंगे। देखो अगला, टेक्निकल टर्म यूज फॉर द एंड्रोशियम इन अ फ्लावर ऑफ चाइना रोज। चाइना रोज के एंड्रोशियम के लिए, किसके, चाइना रोज के एंड्रोशियम के लिए कौन सा टर्म इसमें होगा। चाइना रोज का जो एंड्रोशियम होता है ना, सारा इकट्ठा एक बंच में होता है, ना कि अलग अलग फ्री होता है, एक साथ सारा ग्रो करता है, एक बंच में ग्रो करता है, इसीलिए उसको बोलते हैं मोनोएडेल्फस, सिंगल बंच, ठीक है। वैसे ही पी प्लांट में देखोगे तो 2 बंचेस में ग्रो करता है, एक अकेला सिंगल, बाकी 9 वगैरह एक साथ, तो इसको क्या कहते हैं, 2 बंडल्स में ग्रो करा, 2 बंडल्स में ग्रो कराएगा तो क्या कहेंगे इसको हम लोग, डायडेल्फस, है ना। मल्टीपल बंडल्स, पॉलीएडेल्फस, सारे फ्री हैं तो ये पॉलीएंड्रस, ठीक है। इस टाइप के टर्म्स हम यूज करते हैं। तो यहां क्या आ गया, ये मोनोएडेल्फस, सारे एक ही बंडल में ग्रो करते हैं, इकट्ठे एक साथ। अगला देखो, लॉन्ग फिलामेंट थ्रेड प्रोट्रूडिंग एट द एंड ऑफ यंग कॉब ऑफ मेज। मेज के कॉब में से पतले पतले थ्रेड्स निकलते ना, धागे निकलते ना, अरे मेज, भुट्टा, मक्का सब ने देखा है, उसके अंदर से पतले पतले धागे निकलते, वो होते हैं क्या नेचर में, मतलब उनका ओरिजिन कहां से, दे आर स्टाइल्स, पता है, वो फ्लावर के स्टाइल्स हैं जो रिटेन कर गए बाद में भी, ठीक है। तो दोज हेयर्स आर स्टाइल्स, ठीक है, वो जो कॉब है वो स्टाइल है, ओके। वो शायद कोई किसी आयुर्वेदिक मेडिसिन की मेकिंग में भी काम में आते हैं कॉब, शायद 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 याद नहीं आ रहा मुझे किस लिए, बट हाँ, दे आर यूज्ड इन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स, इतना मुझे याद है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो आयुर्वेदिक मेडिसिन में काम जरूर आते हैं। फ्लोरल फीचर्स आर चीफली यूज्ड इन एंजियोस्पर्म्स आइडेंटिफिकेशन बिकॉज, ठीक है। फ्लावर के जो फीचर्स है, फ्लावर के स्ट्रक्चर्स एंड फीचर्स को हम लोग क्यों इतने महत्व देते हैं, क्यों इन्हें हम एंजियोस्पर्म्स के क्लासिफिकेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर करते हैं, ठीक है। क्या रीजन इनमें से, फ्लावर्स आर ऑफ वेरियस कलर्स, जरूरी नहीं आ रहा है अलग अलग कलर से होने से क्या है, पिगमेंट अलग बन रहा है, कलर अलग बन रहा है, वो तो कहीं भी हो सकता है। फ्लावर कैन बी सेफली प्रेस्ड,
तो उससे क्या, ये तो प्रिजर्व करने की बात हुई। क्लासिफिकेशन का नीड क्या है इसमें? रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, सही बात है, आर मोर स्टेबल, स्टेबल भी ज्यादा होते हैं, सही बात है, एंड कंजर्वेटिव देन वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं मतलब उनका नेचर बहुत वेरिएबल होता है, एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकता है, लेकिन रिप्रोडक्टिव पार्ट का नेचर एनवायरमेंट के साथ चेंज बहुत ज्यादा जल्दी नहीं होता, बिल्कुल स्लोली होता है। या बोल सकते हो आप कि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स आर मोर स्टेबल देन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, इसीलिए ये बात बिल्कुल ठीक है। फ्लावर्स आर नाइस टू वर्क विथ, तो क्या, इससे क्या मतलब, ठीक है ना? द आंसर विल बी सी। अच्छा है ना, ये लगाना नहीं एग्जाम में, ये हरकत करना नहीं है, लेकिन है ना मैं एक चीज बताता हूं, कभी कभार ये काम कर जाती है, ठीक है? क्या होता है, आप बायो में देखना, जो ऑप्शंस आते हैं ना ऐसे सेंटेंस वाले, इनमें जो सबसे लंबा सेंटेंस होता है कई बार वही आंसर होता है। मतलब मैंने 90% टाइम देखा है सबसे लंबा सेंटेंस आंसर निकलता है, यहां पर भी वही हुआ है, देखना। अब कई बार देखना, कई क्वेश्चन से देखना, पीवाईक्यूज में तो आपको ये चीज की भरमार मिल जाएगी। पीवाईक्यूज में ढूंढो आप ये कि जहां आपने कोई पढ़ा क्वेश्चन, उसमें जो सबसे लंबा स्टेटमेंट होगा, लेकिन हाँ सारे स्टेटमेंट वाले, हाँ, तो उसमें जो सबसे लंबा स्टेटमेंट दिया होगा ना, वो आंसर निकल जाएगा। लेकिन इस बेसिस पर मार्कर मत आना है, नहीं तो पता चले गलत निकल जाए, आकर मुझे फिर बोलो कि आपने बताई तरीका गलत निकल गया, ऐसा नहीं, ठीक है? ये जस्ट एक हिंट है, मतलब आपकी नजर जल्दी चली जाए बस उसके लिए, लेकिन आंसर अपने दिमाग, अपने अपने मतलब बुद्धि के अनुसार देना है हमें, है ना? हवा में नहीं उड़ना है वहां एग्जाम में। चलो देखो अगला, कोकोनट फ्रूट कैसा होता है? कोकोनट फ्रूट ड्रूप होता है। ड्रूप के दो ही तो एग्जाम्पल प्राइम हम लोग पढ़ते हैं, क्या क्या? एक मैंगो और एक कोकोनट। अच्छा आप तो 11th वाले बच्चे हो ना, ड्रॉपर भी हो सकते हो, लेकिन ड्रॉपर 12th वालों को तो पता होगी ये बात। 11th वाले बच्चों के लिए खासतौर पे देखो बेटा, 12th में हम लोग पढ़ेंगे इन योर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें है ना हम लोग एक बात पढ़ेंगे कि जो फ्रूट्स वगैरह के बारे में डिटेल दिया हुआ है ना फर्स्ट चैप्टर के सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट टॉपिक वगैरह में, तो उसमें बताया गया है कि फ्रूट जो होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, बेरी, ड्रूप एंड ऑल। तो इसमें से जो कोकोनट और मैंगो है, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ड्रूप फ्रूट। बस हमें इतना ही याद रखना है, हमें दूसरे टाइप ऑफ फ्रूट को भी याद नहीं रखना, बेरी वेरी कुछ याद नहीं रखना है। हम सिर्फ याद क्या रखेंगे कि कोकोनट और मैंगो किसके एग्जांपल है? ड्रूप के एग्जांपल है, इतना याद रख लो एनसीईआरटी से बाहर का, ठीक है? तो ये आंसर आ जाएगा। देखो अगला, द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। कोकोनट का एडिबल पार्ट क्या होता है? जो उसके अंदर व्हाइट वाला पिथ होता है, कर्नेल होता है, जिसको हम कर्नेल बोलते हैं, KERNEL, कर्नेल। वो कर्नेल हम खाते हैं, उसका वाटर हम लोग कंज्यूम करते हैं, है ना? तो कोकोनट वाटर एंड इट्स कर्नेल, ये दो चीजें एडिबल होती है। एक्चुअली ये दोनों उसके सीड का एंडोस्पर्म है। क्या है? एंडोस्पर्म, ठीक है? तो दिस विल बी एंडोस्पर्म। कोकोनट का एडिबल पार्ट उसका एंडोस्पर्म होता है, ना कि उसके फ्रूट का कोई पार्ट, ठीक है? इसके बारे में आप देख सकते हो, अभी हम लोगों ने कौन सा 12th का जो चैप्टर है उसके रिलेटेड एक वीडियो शायद डाला होगा, या नहीं भी डाला, चलो मैं अभी बता देता हूं यार, कहां इतना लोड लेना है। आओ देखो, ये कोकोनट का अपन थिक सा शेल बनाते हैं सबसे पहले। ज्यादा हो गया, ज्यादा। ये कोकोनट, इसके बाहर इसके हेयर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स होंगे, है ना? यहाँ हेयर जैसा स्ट्रक्चर होगा सारा, उसको थोड़ा लाइट किया जाए। ठीक, यहाँ इसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे ऐसे। ये पूरा ऐसा वाइट पिथी सा पार्ट होगा, ठीक है ना? यहाँ इसके पूरे ऐसे हेयर्स का ऐसा एक बना होगा पार्ट, और उसके बाहर जो होगा इसकी आउटर कवरिंग, ऐसे कुछ होता है कोकोनट, है ना? फिर उसके बाद इसके अंदर जो एडिबल व्हाइट पिथ होती है, हम लोग खाते हैं जो,
ये हो गया व्हाइट पिथी पार्ट, ठीक। और फिर इसके अंदर क्या होगा, इसका पानी, ठीक है ना। यहां पानी भरा होगा इसका, तो कोकोनट कुछ ऐसा दिखेगा जब मैं उसको ऐसा वर्टिकली काट दूंगा तो, है ना। तो इसमें एडिबल क्या पार्ट होता है, ये इसका फ्रूट पता है कौन सा है। देखो मैं वापस आ जाता हूं अपने वाले पार्ट्स पे सॉरी, देखो ये जो है ना, ये इसका कर्नेल कहलाता है। ये इसका वाटर, ठीक है। ये दोनों ही किसका पार्ट है, इसके एंडोस्पर्म का। और इसका जो बेस होता है ना, जहां वो 3 डॉट दिखते हैं, उसी के आसपास के रीजन में छोटा सा सीड होता है इसका, ठीक है। एम्ब्रियो एक्सिस बोल लो उसको, छोटा सा सीड होता है। फिर ये जो इसका हार्ड शेल है, एक ये पार्ट, एक बीच के फाइबर वाला पार्ट, एक ये ग्रीन वाला पार्ट, देखा है ना आपने। ये तो कोकोनट तो पूरा है ना। तो जो अंदर ये शेल है, जो फोड़ते हैं हम लोग, जो छिला हुआ नारियल आता है घर पे, फोड़ते हैं, फोड़ते खुल जाता है ना। तो वो जो नारियल का अंदर वाला वो शेल होता है हार्ड, ठीक है, वो इसका एंडोकार्प है, इनरमोस्ट लेयर ऑफ ओवरी या फ्रूट, ठीक। फिर आता है ये बीच का फाइबरस पार्ट, धागे धागे रेशे रेशे, है ना, फाइबरस पार्ट, ये क्या कहलाता है, मीजोकार्प। इसको कॉयर कहते हैं, कोकोनट का कॉयर ऑफ कोकोनट, मतलब आसपास का रेशे, बाल। ये जो आसपास इसके फिर एक ग्रीन लेयर है, आपने देखा ना ग्रीन कोकोनट, टेंडर कोकोनट देखे ना, बस वही। तो उसका ये ग्रीन वाला बाहर का आउटर कवर इज एपिकार्प, ठीक है। तीनों को मिलाकर कहते हैं पेरिकार्प, क्लियर। तो ये एक कोकोनट है, ठीक है ना। तो कोकोनट का ये शेल, शेल के अंदर व्हाइट कर्नल जो हम खाते हैं, उसके अंदर पानी, बाहर ये हेयर्स और उसके आसपास ये इसकी स्किन, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये इसका फ्रूट है पूरा। तो हम इसमें फ्रूट खाते हैं या इसका सीड खाते हैं, हम इसका एंडोस्पर्म खाते हैं, मतलब सीड का एक पार्ट, एक तरह से। कोकोनट में जो हम खाते हैं वो उसका सीड का पार्ट है, दैट इज एंडोस्पर्म, ठीक है, ना कि फ्रूट का। फ्रूट का कोई भी पार्ट एडिबल नहीं होता, ना आप शेल खाते हो, ना उसके बाल खाते हो, ना बाहर की स्किन खाते हो, सही बात है ना। चले अगला देखेंगे। तो कोकोनट वाटर, टेंडर कोकोनट का जो वाटर है वो क्या है, चलो पीछे डायग्राम था ही, इस पे ही देख लो। ये जो वाटर वाटर है ना, ये इसका एंडोस्पर्म का, एंडोस्पर्म भी 2 हिस्सों में होता है। जो वाटर वाला है, दिस इज इट्स फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये क्या है इसका, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। वहीं जो इसका कर्नेल है, इस कर्नेल इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। क्या है बेटा ये इसका, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। क्लियर हुआ इतना अच्छे से, ठीक है। अगले पे आओ, देखो कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट्स, कोकोनट वाटर जो होता है टेंडर कोकोनट में, क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अभी बात करी थी हमने, ये रहा डी ऑप्शन, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट करता है वो, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, क्लियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थेनोकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक मतलब सीडलेस, ठीक है। पार्थेनोकार्पिक वर्ड का मतलब होता है सीडलेस फ्रूट्स। ऐसे फ्रूट जो फर्टिलाइजेशन के बिना ही बन गए, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, सीड का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं, डायरेक्टली ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो गई हो, ऐसे फ्रूट्स को हम लोग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियली मेड हो या नेचुरली मेड हो, ठीक है। इनमें से कौन है, इनमें से कौन है, बनाना है। बनाना में सीड होता है क्या, अरे बनाना के बीज देखे क्या तुम लोगों ने, नहीं देखे ना। तो बनाना में सीड थोड़ी होते, एप्पल में होते, जैक फ्रूट में भी होते और ब्रिंजल में भी होते, ठीक है। इन 3 में सीड्स होते, बनाना में सीड नहीं होते, इसलिए आंसर विल बी बनाना, ओके। प्लासेंटा एंड पेरिकार्प ऑफ बोथ एडिबल पोर्शन, प्लासेंटा भी और पेरिकार्प भी आर बोथ एडिबल पोर्शंस इन, ठीक है। किसका, प्लासेंटा खाते हैं और पेरिकार्प भी खाते हैं हम लोग,
पहली बात तो किसी एक ऐसे फ्रूट जिसको पूरा कंज्यूम करते हो, उसमें तो सभी खा रहे हैं। तो टमेटो इज सच फ्रूट जिसका कुछ भी नहीं छोड़ते, सब खा जाते हैं हम लोग। अब बताओ उसकी पेडिसल छोड़ के क्या छोड़ा, सब तो खाया है। टमेटो पूरा ही कट करते हैं ना हम लोग यार, उस ऊपर से सिर्फ उसका उस स्टेम वाला पार्ट ही तो अलग करते हैं जरा सा, सही बात है ना। तो टमेटो इज अ फ्रूट जिसका पूरा पूरा कंज्यूम होता है पार्ट। वैसे गुआवा भी इज ऑल्सो सच फ्रूट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, है ना। दैट्स वाई टमेटो गुआवा कहीं भी यार कुछ भी कंजम्पशन की बात हो तो सब में मारने का, हाँ सही बात है ना। ये दोनों ट्रू फ्रूट जो कि पूरी तरह कंज्यूम किए जाते हैं, ठीक। टमेटो आएगा आंसर इसका। वैसे बाहर का क्वेश्चन था, स्टिल आपको मैंने बता दिया कि इसको सोच सकते थे, आसानी से निकाला जा सकता था दिमाग से ये। द कोकोनट वाटर एंड द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर इक्विवेलेंट टू, ये कितनी बार पूछेंगे एंडोस्पर्म में आंसर, ठीक है ना। देखो अगला, मैंगो जूस। मैंगो जो होता है, मैंगो में जो उसका पल्पी पार्ट होता है जो हम खाते हैं, देखो ऊपर का छिलका हम नहीं खाते, पल उसका छिलका कवर, अंदर होती गुठली एक हार्ड शेल जिसके अंदर सीड होता है, वो हार्ड शेल है ना। तो फ्रूट की इनर मोस्ट वॉल वो गुठली, वो हार्ड शेल, वो क्या है एंडोकार्प। सबसे बाहर वाली लेयर एपिकार्प। इन दोनों के बीच का जो सॉफ्ट पल्प है जो हम खाते हैं दैट इज मीजोकार्प। मतलब मैंगो का कौन सा पार्ट एडिबल हुआ, ओनली मीजोकार्प। कौन एडिबल हुआ, सिर्फ मीजोकार्प। और मीजोकार्प एडिबल है तो जूस भी उसी का बनेगा, सीधी सी बात है। तो मीजोकार्प इसी आंसर, सही है ना। चलो देखो अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट कौन होगा इनमें से, देखो पियर, एप्पल, कैशू, ये ट्रू फ्रूट नहीं होते। ये भी 12th का क्वेश्चन है, पता नहीं ये यहाँ पे कैसे आया, लेकिन हाँ ये फ्रूट से रिलेवेंट था क्वेश्चन इसलिए डाल दिया गया, बट ये एक्चुअली 12th का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है 12th में दिया हुआ है। आप जब पढ़ोगे ना तो फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट, दो तरह के फ्रूट दिए। जिस भी फ्रूट में या जिस भी प्लांट में एडिबल पोर्शन, क्या बोला मैंने, जिस भी प्लांट में एडिबल पोर्शन थैलेमस द्वारा बने उसको कहते हैं हम लोग फॉल्स फ्रूट। मतलब ओवरी के आसपास थैलेमस ऐसा घेर ले उसको और एडिबल पार्ट बना ले। एप्पल में भी ऐसे ही होता है। एप्पल आपने देखा, एप्पल के अंदर ऐसे अंदर एक पार्ट होता है जिसके अंदर सीड्स रहते हैं और यहां साइड में ऐसा एडिबल पोर्शन होता है, फ्लैशी सा, है ना। ये जो पार्ट है ना ये थैलेमस से बना होता है एप्पल में, ठीक है। एप्पल से बना पार्ट है, इसके अंदर यहां पर सीड्स होते हैं, सही है ना। ये एडिबल पार्ट जो है थैलेमस से बना है, और ये अंदर वाला जो वो जो ऐसा स्केली सा पार्ट होता है, फाइब्रस सा पार्ट होता है, वो किससे बनता है, वो ओवरी से बनता है और उसके अंदर सीड्स होते हैं, ठीक है। वो रिड्यूस पार्ट है और एडिबल पार्ट किसका है, थैलेमस का। ऐसे फ्रूट्स को हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। मैंने आपको यही बता दिया, बट एक्चुअली ये 12th का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये इस चैप्टर से रिलेवेंट तो नहीं है, वैसे लिंक्ड है बट नॉट रेलेवेंट, दैट्स व्हाई। इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट ये तीनों ही नहीं है, एक ही बचता है, कोकोनट। कोकोनट इज अ ट्रू फ्रूट, एप्पल इज नॉट अ ट्रू फ्रूट, ओके, इट्स अ फॉल्स फ्रूट। देखो अगला, विच पार्ट ऑफ द कोकोनट प्रोड्यूस कॉयर। कॉयर मैंने अभी बताया था, उसके रेशे, उसका बाल कौन बनाता है, वो डायग्राम में देखोगे तो आपको पता चलेगा, जो पीछे गया डायग्राम है ना, थोड़ा सा पीछे जाकर देख सकते हो आप लोग, ठीक है। नहीं बताऊं, देख लो यार, कहां जाओगे, ये देख लो, इसका ये जो पार्ट है ना, ये फाइब्रस फाइब्रस हेयरी, इसको कहते हैं कॉयर। कॉयर कौन बना रहा है इसमें, मीजोकार्प, सही बात है ना। कौन बना रहा है, कौन बना रहा है, मीजोकार्प। ये रहा मीजोकार्प, मारो आंसर, इजी, सही है ना। फ्रूट ऑफ मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका क्या है, मैंगो, क्या कहते हैं इसको, मैंगो, आम, ठीक है। मैंगो, मैंगो इज अ ड्रूप। अभी बताया था मैंने, कोकोनट एंड मैंगो आर ड्रूप, बस इतना ही फैक्ट याद रखना, काम हो जाएगा हमारा, बाकी फ्रूट्स के टाइप याद नहीं करने हमें। चलो अगले पे आओ, देखो, इन द सीड्स ऑफ सीरियल्स द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीन रिच लेयर। जो एंडोस्पर्म है उसके आसपास एक प्रोटीन रिच लेयर होती है। मोनोकोटिलिडनस सीड्स देखो सारे अपनी बुक में, 11th की बुक में आपको मोनोकोटिलिडनस सीड का डायग्राम मिलेगा, उसमें एंडोस्पर्म जो है इट इज एनक्लोज्ड विद इन अ लेयर। उस लेयर का नाम क्या है, एल्यूरॉन लेयर, प्रोटीन रिच लेयर एल्यूरॉन, ठीक है, एल्यूरॉन से कवर्ड होता है वो, याद रहेगा ना, ठीक है। देखिए अगला,
ये देखो, ये वही डायग्राम आ गया, ये जो आसपास की ये लेयर है, ये अंदर एंडोस्पर्म भरा है, ठीक है ना। एंडोस्पर्म के आसपास ये जो लेयर बनी ना, दिस इज एल्यूरॉन, ठीक है। ये इसका स्क्यूटेलम अंदर, ये जो है ना, ये है सीड, ये ऊपर एंडोस्पर्म है, सीड का ये कॉटिलिडन, सिंगल कॉटिलिडन कॉल्ड एज स्क्यूटेलम, ठीक है। क्या बोल रहे इस सवाल में? अगला सवाल है ये, तो देखो, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सीड फ्रॉम द गिवन फिगर विच इज डिजाइंड, या सॉरी डेस्टिन्ड टू फॉर्म रूट व्हेन द सीड जर्मिनेट। जब सीड जर्मिनेट करेगा तो इसमें से कौन सा हिस्सा है जो रूट बनाएगा? रूट बनाने वाला हिस्सा होगा सी, क्योंकि सी इज रेडिकल। सी क्या है बेटा? रेडिकल, ठीक है। ये तो कोलियोराइजा है, यहां ऊपर आ जाएगा शूट एपेक्स, या फिर क्या बोल दूंगा उसको मैं, प्लूमुल, और प्लूमुल का कवर क्या है? कोलियोप्टाइल, सही बात है ना। तो ए बी सी डी में से सी आएगा, ठीक है। सी इज योर आंसर, क्लियर। देखो 24 का ही सवाल है, अच्छा सवाल है। कॉटिलिडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड, मेज के ग्रेन के कॉटिलिडन को क्या कहते हैं? ठीक है, कॉटिलिडन ऑफ मेज ग्रेन। मेज ग्रेन सबसे पहली बात तो एक मोनोकॉट है, क्या है? और मोनोकॉट में कॉटिलिडन को कहा जाता है, मोनोकॉट में जो कॉटिलिडन होता है वो सिंगल होता है, सिंगल कॉटिलिडन, और उसको नाम दिया गया है स्क्यूटेलम, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? स्क्यूटेलम। दिख रहा है कहीं ऑप्शन में? तो लगा देने का है, ठीक है ना। The wheat grain has embryo with one large shielded shaped cotyledon. Again, ठीक है, wheat grain क्या है? एक मोनोकॉट, तो मोनोकॉट के उस कॉटिलिडन को क्या कहूंगा मैं? स्क्यूटेलम कहूंगा, ठीक है ना। क्या कहूंगा? स्क्यूटेलम कहूंगा। देखो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? The seed in grasses is non-endospermic. नहीं, मोनोकॉटिलिडनस सीड्स मोस्टली एंडोस्पर्मिक होते हैं। मैंगो इज अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, मैंगो में सीड नहीं होता, इसका मतलब नहीं होता क्या? अरे गुठली के अंदर क्या है? सीड ही तो है, तो सीड होता है मैंगो में। प्रोटीनेशियस एल्यूरॉन लेयर इज प्रेजेंट इन मेज ग्रेन। मेज ग्रेन क्या है? मोनोकॉट है, मोनोकॉट में एंडोस्पर्म होता है। हमने डायग्राम ही अभी मेज ग्रेन का देखा था, देखो ये किसका डायग्राम है? मेज का ही तो है, ठीक है। तो ये वाली बात तो सही है, उसने करेक्ट पूछा है, ये ठीक लग रहा है। अ स्टेराइल पिस्टिल इज कॉल्ड अ स्टामिनोड, ठीक है। नहीं बेटा, पिस्टिल नहीं, स्टेराइल स्टामेन होता ना यहाँ पे, तो ये करेक्ट होता, स्टामेन को स्टामिनोड होता, ठीक है। तो ये गया, ये गया, ये गया, एक ही बचा, सही बात है ना। क्लियर हुआ? ये समझ में आया अच्छे से क्यों मैंने सी मारा? क्यों? क्योंकि एल्यूरॉन लेयर जो होती है मेज ग्रेन में प्रेजेंट होती है कि हाँ होती है, क्योंकि उसमें एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म इज एनक्लोज्ड इन द एल्यूरॉन लेयर। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द एल्यूरॉन सेल्स ऑफ अ प्लांट विद 42 क्रोमोसोम इन इट्स रूट सेल? मतलब जो रूट के टिप सेल्स है, रूट टिप सेल्स, उसके अंदर, और रूट टिप सेल्स कैसे होंगे नेचर के? 2n होंगे, है ना, नॉर्मल डिप्लॉइड प्लांट। तो उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर है 42, इसका मतलब 2n बराबर है 42। और वो पूछ किसका रहा है? एल्यूरॉन लेयर का। एल्यूरॉन लेयर जो है इज अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म नेचर का कैसा होता है बेटा? 3n, है ना। एंडोस्पर्म कैसा होता है नेचर में? 3n। अगेन ये क्वेश्चन ना 12th के लिए है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का आना चाहिए, बट ये दोनों में आ सकता है, ये उससे लिंक किया जा सकता है, ठीक है। बट एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो वहां दिया जाना चाहिए था, ठीक। तो 3n है, 3n की वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया। 2n की वैल्यू दी है, 3n की वैल्यू पूछी है, सीधी बात है, n की वैल्यू यहां पर निकल के आएगी 21। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम 21 है, तो 3n कितना होगा? तो 3n बराबर 3 इंटू 21। तो एल्यूरॉन लेयर में या एंडोस्पर्म में जो क्रोमोसोम काउंट होगा कितना? 21, 42, 63। कितना हो जाएगा? 63। योर आंसर इज 63। समझे? आसान है ना।
इन अ सीरियल ग्रेन द सिंगल कोटिलेडन ऑफ द एम्ब्रियो इज रिप्रेजेंटेड बाय अगेन वही स्क्यूटेलम। कितनी बार पूछा ये फैक्ट आप खुद देख लो, ये इतना सिंपल सा चीज है, कितनी बार पूछा जा चुका है और कब से पूछे जा रहे हैं। द एल्यूरॉन लेयर इन मेज ग्रेन इज स्पेशली रिच इन, किसमें रिच होती है, अभी बात कर रहे थे हम लोग प्रोटीन, प्रोटीनेशियस लेयर, प्रोटीन लेयर है ना, तो प्रोटीन रिच लेयर होती है ये। एम्ब्रियो ऑफ सनफ्लावर हैज, सनफ्लावर एक डाइकॉट है बेटा, ठीक है, सनफ्लावर क्या है, एक ये डाइकॉट प्लांट, और डाइकॉट प्लांट मतलब 2 कोटिलेडन, तो इसीलिए इसमें 2 कोटिलेडन आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, 2 कोटिलेडन। देखिए अगला, विविपैरी। विविपैरी किसको बोलते हैं, बच्चों को जन्म देने को, अंडे देना बच्चे देना, अंडे देना ओविपेरस, बच्चे देना विविपेरस, है ना। विविपेरस मतलब बच्चों को जन्म देना, सीड देना एक तरह से ओविपेरस नेचर है कि हाँ आपने एक उसका शॉर्ट बॉडी फॉर्म बना लिया और उसको डिलीवर किया या उसको सर्व किया और फिर वो आगे चल के डेवलप होगा। लेकिन अपनी बॉडी में ही प्लांट को डेवलप कर लिया होता तो उसको मैं विविपैरी कहता, बिल्कुल कहता। देखते हैं चलो, सीड जर्मिनेशन विद सबटेरेनियन कोटिलेडन, ऐसा कुछ भी नहीं। सीड जर्मिनेशन विद एपिटेरेनियन कोटिलेडन, नहीं। फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट पॉलिनेशन, बिल्कुल नहीं। सीड जर्मिनेशन इनसाइड द फ्रूट व्हाइल अटैच्ड टू द प्लांट, सही बात है, ये लग रहा है थोड़ा विविपैरस टाइप ऑफ नेचर, सही बात है ना। दिस इज सम सॉर्ट ऑफ विविपैरस काइंड ऑफ नेचर। विविपैरी का मतलब तो जानते हो, अपने एनिमल किंगडम पढ़ा ही हुआ है ना। देखिए अगला, जर्मिनेशन ऑफ सीड विद इन फ्रूट को विविपैरी कहते हैं, पिछले ही सवाल में देख के आए, अभी पिछले सवाल में देख के आए हम लोग। इन ग्राउंडनट द फूड ऑयल इज रिजर्व इज प्रेजेंट इन, मतलब ग्राउंडनट मूंगफली, उसके अंदर तेल का होता है, उसके कोटिलेडन्स में, सही बात है ना, उसके दानों में, उसके कोटिलेडन्स में होता है, तो आंसर इज कोटिलेडन, ठीक है। जो उसके अंदर ऑयल रिजर्व है वो कहां है, कोटिलेडन्स के अंदर है, ठीक है। देखो अगला, पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म अगेन ये 12th का क्वेश्चन होना चाहिए। पेरिस्पर्म क्या होता है, पेरिस्पर्म जो है वो परसिस्टेंट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का रेमनेंट, न्यूक्लियस बोल रहा हूं, न्यूसेलस, न्यूसेलस का रेमनेंट। एक अगर आप एक ओवम का स्ट्रक्चर या ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, बहुत रफ बना रहा हूं जल्दी से मैं, ठीक है, जिसके अंदर यहां पर एम्ब्रियो सैक होगा, ठीक है। ये इंटेग्यूमेंट्स, चलाजल एंड माइक्रोपाइलर एंड, अब ये जो एम्ब्रियो सैक है इसके आसपास का जो क्षेत्र है, आसपास का जो एरिया है, उसके सेल्स को कहते हैं न्यूसेलस। जब सीड डेवलप होता है तो ये एंडोस्पर्म के साथ कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है, इन प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग जाइगोट, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन रहा, जाइगोट बनने के बाद फिर डेवलप होकर एम्ब्रियो या सीड बन रहा होता है तो न्यूसेलस कंज्यूम हो जाता है पूरी तरह। लेकिन अगर इसके कुछ हिस्से रह जाए तो उसको हम लोग पेरिस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म। एग्जाम्पल आता है ब्लैक पेपर, क्या एग्जाम्पल आता है, ब्लैक पेपर, काली मिर्ची। देखो अगला, द फ्लोरल डायग्राम, ये फ्लोरल डायग्राम एनसीईआरटी का दिया हुआ डायग्राम है, पीछे उधर देखोगे आप तो, और ये डायग्राम है ब्रासिकेसी का, उसके नीचे देखना, एनसीईआरटी खोलो, डायग्राम के नीचे लाइन लिखी है, ठीक है, फ्लोरल डायग्राम और ब्रासिकेसी, साफ साफ लिखा है, इसके लिए पढ़ के देखना, वहां पर मिल जाएगा ये, ठीक है। इन चाइना रोज द फ्लावर्स आर, चाइना रोज में फ्लावर्स कैसे होते हैं, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक एपिगाइनस विथ वेलवेट एस्टिवेशन, ठीक है। चाइना रोज, सबसे पहली बात तो हम देख ले, चाइना रोज कहां कहां आ सकता है, चाइना रोज का एक्टिनोमॉर्फिक होता है, ये बात ठीक है, ठीक है। वेलवेट नहीं होता, वेलवेट कैलोट्रोपिस, तो ये वाला तो गया, ओके। फिर इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट भी नहीं होता उसमें, है ना, ट्विस्टेड, हाँ ट्विस्टेड होता है, ये दोनों ऑप्शन सही बैठ सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो जाइगोमॉर्फिक नहीं होता, तो ये भी गया बच्चा। एक कि एक्टिनोमॉर्फिक होता है, हाइपोगाइनस होता है, तो साथ में ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। ये सारी बातें चाइना रोज के लिए ठीक है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आया। तो यही ये सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे फॉर द टॉपिक एनाटॉमी, ठीक है, सीक्वेंशियली चलते रहेंगे हम लोग, एनाटॉमी का आएगा अगला वीडियो, ठीक है। इस वीडियो में हमने मॉर्फोलॉजी के सारे क्वेश्चंस को कवर किया जो भी रिलेवेंट है। अब आगे हम लोग फर्दर और क्वेश्चंस की बात करेंगे। जो भी आपको चैप्टर, टॉपिक या इसमें समझ ना आया हो, प्लीज कमेंट डाउन हमें बताइए, और फिर हम उसे आपके लिए वीडियो के फॉर्म में ही जरूर अवेलेबल करेंगे ऑन द यूट्यूब, ठीक है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट डाउन इफ एनी क्वेरी, आपको कोई भी अगर डाउट होता है दिमाग में, प्लीज कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।